चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो सभी लोग धीरे धीरे आ जाइए, लंबे समय बाद क्लास स्टार्ट हो रही है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने इससे पहले का सारी चीजें पढ़ ली होंगी, रिवीजन कर लिया होगा। क्या ये मैं सही सोच रहा हूँ? आप लोगों ने रिवीजन किया कि नहीं किया? जल्दी बताइए। चलो सब लोग धीरे धीरे जुड़ते चल रहे हैं। तो हमारा क्या चल रहा है? संविदा शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 का सिलेबस चल रहा है, जिसमें ब्रह्मांड कंप्लीट हो गया, मापन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, बल गति एवं दाव में से बल कंप्लीट हो गया। गति का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने गति पर चर्चा की थी, गति क्या होती है। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार यस और नो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। जल्दी बताओ। क्या मेरी आवाज आप सभी तक बिल्कुल पहुंच पा रही है? गति बोले तो मोशन। यस 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 यस, ओके। क्लास 2। तो चलिए अब हम चालू करने वाले हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट गति का सेकंड लेक्चर है। क्लास 2 है, साइंस की रामबाण किताब में भी ये चैप्टर है, फिजिक्स में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप पूरा फोकस करना है। हमने इससे पहले गति के बारे में पढ़ लिया था, तो आप सभी लोग रिवीजन करके आए होंगे। सभी लोग बोल रहे हैं यस 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 यस। तो हमने इससे पहले देखा गति क्या है। तो आप बोलोगे सर गति मतलब किसी भी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, गति कहलाता है। फिर हमने देखा था इसी के अंदर कि भैया क्लास फर्स्ट के अंदर दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, दूरी क्या होती है। तो आप लोगों ने बोला सर किसी भी वस्तु की लंबाई, मतलब कोई भी रास्ता है उसकी कुल लंबाई को हम दूरी कह देते हैं। इसको हम किस में मापते हैं? तो आप बोल दोगे सर इसको हम मीटर में मापते हैं। फिर हमने देखा विस्थापन क्या है। फिर विस्थापन, तो आपने बोला सर विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। इसमें एक दिशा होती है, इसलिए एक ऐसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। लेकिन आपकी दूरी अदिश राशि होती है, इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है। ये हम देख लिए थे। विस्थापन को भी हम किस में मापते हैं? हम मीटर में मापते हैं। विस्थापन को भी हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। ये हम देख चुके थे इससे पहले वाला लेक्चर, ठीक है, अपलोड कर दिया है, आप उसको देख लेना। अब आज हम बात करने वाले हैं आगे, गति वाले चैप्टर को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। 1-2 लेक्चर और लगेंगे इसमें, फिर हम न्यूमेरिकल पर आएंगे। गति बोले तो मोशन, ये हमारा चैप्टर है। तो अब ध्यान से सुनना, गति के अंतर्गत अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई चाल क्या है। कोई आप में से बता पाएगा चाल क्या है? और आपसे पूछा जाएगा कि दूरी क्या है। चाल क्या है? जल्दी बताओ, कोई बता पाएगा? फिर आपसे पूछा जाएगा कि वेग क्या है। वेग क्या है? वेलोसिटी। वेग क्या होता है और चाल क्या होती है? चाल बोले तो स्पीड। इन दोनों को हमें सबसे पहले देखना है, उसके बाद हम और चीजों को देखेंगे। तो आप में से कोई बता पाएगा क्या चाल क्या होती है? जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। बहुत बढ़िया, पूजा जी का आंसर बिल्कुल सही आया है। तो चाल क्या होती है? तो आप बोल दोगे सर एकांक समय में तय की गई दूरी, ठीक है। चाल क्या हो जाएगी? एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय में तय की गई दूरी, समय में तय की गई दूरी, तय की गई, एकांक समय में तय की गई दूरी। इसमें 2 चीजें आपको सभी को देखनी है। क्या क्या देखना है कि भाई एकांक समय में, तो इसमें कुछ ना कुछ समय लग रहा है। तो ये देखो कुछ ना कुछ समय लग रहा है और दूरी तय कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर स्पीड बराबर चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका? दूरी बटा समय हो जाएगा, डिस्टेंस बटा टाइम हो जाएगा, दूरी बटा समय। दूरी को हम किससे दर्शाते हैं? डी से, और समय को टी से दर्शाते हैं। तो याद रखना
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय हो जाएगा। अब पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, ये तो सर आपने बता दिया कि दूरी बटा समय हो जाएगा। क्या इसमें आपको दिशा का मालूम पड़ेगा? जल्दी से बताओ मुझे, क्या चाल हमें दिशा बता पाएगी? जितने लोग देख रहे हैं जल्दी मुझे बताइए। आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि हर एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर एंड में लगाओगे तो ये मिलेगा ही मिलेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो चाल है वो दिशा बता पाएगी क्या, या चाल बताती क्या है? तो आप बोलोगे सर कोई भी वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है और कितने समय में करी जा रही है, मतलब उसकी स्पीड बताने का काम करेगी चाल, मतलब कितनी जल्दी चल रही है, स्लो है, फास्ट है, ये बताने का काम करेगी, लेकिन दूरी नहीं, वो दिशा नहीं बताएगी। याद रखना, चाल कभी भी दिशा नहीं बताती, उसे दिशा से कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए चाल कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसमें कोई दिशा नहीं है, बस ये बताएगी कि आपकी जो फोर व्हीलर है, ठीक है, आपकी जो फोर व्हीलर है वो कितनी स्पीड से चल रही है, बस ये बताने का काम करेगी। ध्यान से सुनना, ये चलती जा रही है तो कितने समय में कितनी दूरी तय करेगी, बस ये बताने का ये काम करेगी। और इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो आप बोलते हो दूरी, दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, और समय को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इसका क्या आ जाएगा, SI मात्रक आ जाएगा। ये याद रखना है, इतना आपको चाल से याद रखना है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपसे पूछा जाएगा पेपर में, क्या चाल दिशा बताएगी? नहीं, तो सिर्फ गति बताएगी, कितनी गति कर रही है। आपने बाइक देखी होगी, बाइक में आगे दो गोले बने रहते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर और एक होता है ओडोमीटर। बताओ मुझे दोनों क्या बताते हैं? एक आपने ऐसा देखा होगा गोला और एक ऐसा देखा होगा, इसमें ऐसी सुई लगी रहती है, ठीक है, एक और इसमें सुई लगी रहती है। तो ये क्या बताने का काम करता है? इसका नाम रख देते हैं अपन स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, और इसका नाम है ओडोमीटर। इसका नाम क्या जाएगा, ओडोमीटर, ठीक है। एक आ जाएगा स्पीडोमीटर, एक ओडोमीटर। तो आप बोलोगे सर स्पीडोमीटर बताएगा कि कितनी स्पीड है, गाड़ी के द्वारा कितनी स्पीड चल रही है, 90, 70, 30, 50, 40, 100, 120, 150। तो ये स्पीडोमीटर स्पीड बताने का काम करता है। ओडोमीटर बताता है कुल तय की गई दूरी, मतलब दोनों चाल से संबंधित है। आप बाइक चला रहे हो तो अब जो स्पीडोमीटर है वो स्पीड बताएगा, ओडोमीटर कितनी दूरी चली। आप बाइक खरीदते हो पुरानी, तो आप देखते हो यार इतने किलोमीटर चली है, ये तो वो कौन बताएगा, ओडोमीटर बताने का काम करता है। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है, ओडोमीटर, बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे चलने वाले हैं। तो अब आप चाल समझ गए। आप पेपर में वो अंतर पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा, तो अब आप बता दोगे इसका SI मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड। अब बेग क्या होता है, अब बेग क्या होता है, अब बेग का पूछ लेगा। ये तो आपने बोल दिया एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल। अब बेग में क्या आ जाएगा, तो कुछ नहीं है, बेग बस एक दिशा में तय की गई दूरी, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा आ जाएगी। देखो अब यहां पर क्या हो रहा है, एकांक समय में, सेम टू सेम है, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में, ध्यान देना न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। आप ध्यान से सुनना, यहां निश्चित दिशा मतलब दिशा बताने का काम कर रहा है। अगर आप किसी एक निश्चित वेग से चल रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक दिशा में चल रहे हो। मान लो मैंने यहां से तीर चलाया, राम भगवान ने तीर चलाया, तो वो सीधा जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक वेग है, एक दिशा है उसमें। तो वेग में क्या होता है, एक दिशा होती है। तीन चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, एक तो समय दिखाई दे रहा है, एक हमें दूरी दिखाई दे रही है, और एक निश्चित दिशा दिखाई दे रही है। तो आपसे पूछा जाएगा वेग सदिश है या अदिश, तो आप बोल दोगे ये सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसमें हम परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान कर पाते हैं सर, इसलिए कैसी राशि है, सदिश राशि है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सदिश राशि हो जाएगी आपकी वेग। तो वेग को भी किस में मापा जाता है, तो वेग को भी किस में मापा जाता है, वेग को दर्शाया जाता है v से, v बोले तो वेलोसिटी। ये भी क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय आ जाएगा।
तो दूरी को किस में मापा जाता है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो याद रखना इसका ऐसा यूनिट भी क्या जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब बेग अलग अलग प्रकार के होते हैं, बेग क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपने सुने होंगे। अब हम देखते हैं कौन कौन से बेग होते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ? अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं। सर जो दिशा बताए वो सदिश, नहीं तो अदिश। हाँ, जो दिशा बताए या जो निश्चित दिशा में चले वो सदिश, और जो दिशा नहीं बताए वो अदिश होगा। लेकिन परिमाण दोनों में होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ मान तो निकालते हैं हम। दूरी, इतनी दूरी चले, इतना बेग चला, इतना ये हुआ, तो परिमाण तो सबका ही होता है। बस जो दिशा बताए वो सदिश, जो दिशा नहीं बताए वो आदेश होता है। क्लियर हुआ? अब सुनना, ये हमने बेग देख लिया, बेग एक निश्चित दिशा में होता है। तो सर बेग भी तो हमने अलग अलग प्रकार के सुने हुए हैं, इतना सभी ने देखा। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं, ठीक है। ये आपको दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे, एक बार चीजें क्लियर हो गई तो आगे न्यूमेरिकल में आपको फायदा मिलेगा इनका। अब बेग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये हमने अभी देखा कि बेग क्या होता है। अब बेग के प्रकार भी आपने देखे होंगे, नाम सुने होंगे। आपने नाम सुना होगा पलायन वेग, पलायन वेग। आपने नाम सुना होगा कक्षीय वेग, कक्षीय वेग। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, एस्केप वेलोसिटी होती है। और एक आपने सुना होगा प्रतिघाती वेग, प्रतिघाती वेग। ध्यान से सुनना, प्रतिघाती वेग। अब इनसे यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब ध्यान से सुनना क्या होता है। आप में से कोई बता पाएगा तीनों में डिफरेंस? क्या आप में से बताओ, कितने लोग यस और नो में आंसर देना, कितने लोग प्रतिघाती वेग के बारे में जानते हैं? यहां से पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे जल्दी से बताइए कितने लोगों को वास्तव में पता है प्रतिघाती वेग क्या होता है। यस और नो में आंसर दीजिए, फिर हम आगे चलने वाले हैं जल्दी से। यस और नो में। और मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी सभी को? हल्का सा गला सा लगाया आज। अच्छा, ओके ओके ओके, प्रतिघाती नहीं पड़ा, ओके। चलिए देखते हैं, हम समझते हैं। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं आता तो सीखने के लिए आए हम। तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आप पूरे YouTube से लेकर कहीं भी चले जाओ, आपको इतने बेसिक से एडवांस तक कोई नहीं ले जाएगा। हम जीरो से लेकर एडवांस तक हर एक चीज को देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस आपको अच्छे से सुनते जाना है। तो सबसे पहले ये पलायन वेग का दिक्कत खत्म कर देते हैं। आखिर ये पलायन वेग क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है पलायन वेग। तो पलायन वेग का मतलब, वेग तो आप समझ गए, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। लेकिन अब पलायन वेग क्या होता है? तो पलायन वेग ऊपर की तरफ लगता है। तो पृथ्वी से जब किसी वस्तु को इतनी स्पीड से ऊपर फेंका जाए कि वो उसके वायुमंडल को पार कर जाए, तो ऐसा वेग पलायन वेग कहलाता है। क्या बोला मैंने? जब किसी भी वस्तु को इतनी तेजी से ऊपर उछाला जाए, जब किसी वस्तु को, मान लो ये कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु को इतनी तेजी से ऊपर उछाला जाए कि वो दोबारा पृथ्वी पर वापस ना आए या पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर जाए, ऐसे वेग को क्या बोला जाता है? पलायन वेग कहा जाता है। तो पलायन वेग का मतलब क्या होता है? जब किसी वस्तु को इतनी तेजी से ऊपर फेंका जाए कि वो पृथ्वी पर वापस ना आए, उसे पलायन वेग कहते हैं। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो आप बोलोगे सर, पृथ्वी से अगर हम किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भेजेंगे, किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भेजेंगे ऊपर, तो वो वापस पृथ्वी पर कभी नहीं आएगी। याद रखना। तो पलायन वेग, जब मैंने आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर दिए हैं, उसमें मैंने कहानी भी सुनाई थी हनुमान जी की। लेकिन अभी वो कहानी आप सभी ने सुनी होगी, हनुमान जी के सामने जब अमर सेना आई तो सभी को लगा यार हनुमान जी अब क्या कर पाएंगे, ना तो उन्हें मार पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, हनुमान जी बंदी बना लिए जाएंगे। लेकिन हनुमान जी के पास जैसी अमर सेना आई रावण की, तो हनुमान जी ने पूंछ में बांधकर सभी को इतनी तेजी से ऊपर उछाला कि वो वापस ही नहीं आए। तो उन्हें तब नॉलेज था किसका? पलायन वेग का। पृथ्वी पर वायुमंडल जो है ना, वो किस वेग के कारण है? पलायन वेग के कारण। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? पलायन वेग इतना कम है कि उसके कण बाहर चले जाते हैं। तो चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना है?
तो चंद्रमा का पलायन वेग कितना आ जाएगा 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ये चंद्रमा का पलायन वेग है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, अभी देखेंगे सब ग्रेविटी वगैरह हर एक चीज को हम समझेंगे। पहले आप एक एक चीज को समझते चलिए, दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। तो पलायन वेग आप समझ गए कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर इतनी तेजी से उछाला जाए कि उसके वायुमंडल को वो पार कर जाए, उसे पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग याद रखना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, चंद्रमा पर 2.4, ठीक है। और पलायन वेग विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पलायन वेग कम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ये याद रखना है पॉइंट। ये मैं विशेष नोट करके लिख देता हूं, नोट करके, नोट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं अभी पता चलेगा। नोट, विषुवत रेखा पर पलायन वेग का मान कम होता है। सर इससे क्या फायदा होगा। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है पलायन वेग, न्यूनतम होता है। इसीलिए आपने देखे होंगे ऊपर जितने भी हम रॉकेट वगैरह भेजते हैं, हम चाहते तो दिल्ली में केंद्र बना देते, लेकिन हमने विषुवत रेखा के पास में आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में क्या करा है, इस द्वीप को बनाया है। वहीं से हम रॉकेट छोड़ते हैं ताकि इतनी तेजी मिल सके कि जल्दी से वो वायुमंडल पार कर जाए। तो याद रखना, ये विषुवत रेखा पर पलायन वेग का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अभी सारी क्लासें में जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, जो आपकी क्लासेस हैं, जो रिकॉर्ड ऑलरेडी लाइव क्लास ले चुका हूं, वो उसमें ऐड कर दूंगा, तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए, आज मैं यहां से लेके डाल दूंगा, आज मैं आ गया, आप कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर रहेगी, ठीक है सारी चीजें। अब सुनना, तो ये हमने देख लिया। अब आपसे पूछा जाएगा ये कक्षीय वेग क्या होता है। कक्षीय वेग बताओ जल्दी से, जितने लोग देख रहे हैं बताओ कक्षीय वेग। हाँ ठीक है श्रीन जी, आज मिल जाएगी। चलो, क्लास तो मिल गई ना 19 तारीख की, इससे पहले वाली क्लास तो लाइव क्लास में सबको मिल गई होगी, उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए जल्दी से मुझे बताओ कक्षीय वेग क्या है। कक्षीय वेग, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप ध्यान से सुनना कक्षीय वेग के बारे में। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो आप दिक्कत में आ जाओगे। ये है पृथ्वी, ये क्या ले ली मैंने, बढ़िया एक लो पूरी भर देता हूं मैं, नीले कलर का, नीले कलर का ग्रह है पृथ्वी, हमने पढ़ा था। बताओ सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं। मैंने आपको ब्रह्मांड पढ़ा दिया, सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है, जल्दी बताओ। सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, जल्दी से बताइए सभी लोग। ठीक है, अब कक्षीय वेग क्या होता है। पृथ्वी के चारों ओर जब कोई पिंड, ध्यान से सुनना, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए किसी पिंड को जिस न्यूनतम वेग की आवश्यकता होती है उसे क्या बोला जाता है, कक्षीय वेग। बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ गए। शुक्र शुक्र शुक्र, मतलब पढ़ रखा है, सब रिवीजन भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो याद रखना, जब किसी पिंड को पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए जिस न्यूनतम वेग की आवश्यकता होती है, किसी पिंड को पृथ्वी के चारों, लिख लेना बाद में, मैं आपको वैसे ही बोल के बता रहा हूं, पृथ्वी के चारों ओर किसी पिंड को चक्कर लगाने में जिस न्यूनतम वेग की आवश्यकता होती है उसे कक्षीय वेग कहा जाता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसे VO से दर्शाया जाता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ये एस्केप वेलोसिटी होता है, इसे VE से दर्शाया जाता है। तो अब पेपर में क्वेश्चन आया था कि बताइए पलायन वेग कक्षीय वेग से ज्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा या शून्य होगा, जल्दी से बताइए। पलायन वेग कक्षीय वेग से, पलायन वेग कक्षीय वेग से, पलायन वेग कक्षीय वेग से कम होगा, ज्यादा होगा, जीरो होगा या बराबर होगा। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे, जल्दी से आंसर दीजिए सभी, कमेंट में तुरंत आंसर आना चाहिए। देखो अगर आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे हो तो ये चीजें आपको सीखने मिल रही हैं, यही पेपर में पूछता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, हमें हर चीज पढ़कर जाना है, रेडी रहना है हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पूजा जी का बिल्कुल राइट आंसर आया है। तो ये ऐसा पेपर में आपको साक्षात दिखेगा और आपको लगा देना है, सीधे से आप लगा देना कि भैया एस्केप वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि
पृथ्वी के चारों ओर चक्कर तो लगा ही रहा है, लेकिन इस चक्कर को पार करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए ज्यादा दम चाहिए, इसको पार करने के लिए ज्यादा दम चाहिए। इसीलिए ध्यान रखना, ये पलायन वेग ज्यादा होता है, जिधर मुंह खुला रहता है वो ज्यादा होता है। आप सभी को पता है ना, जिधर मुंह खुला रहता है वो ज्यादा होता है। तो एस्केप वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी से, ये आपको याद रखना है। इतना चलते हैं, ज्यादा होगा। सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। अब सुनना, अब आपसे पूछा जाएगा प्रतिघाती वेग क्या होता है, प्रतिघाती वेग। तो आप लोग क्या बोलोगे? अब सुनना, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो जब किसी राइफल या बंदूक से गोली दागने पर, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, प्रतिघाती वेग का मतलब क्या है? किसी बंदूक या राइफल से, ध्यान से, ये पीछे आप सुनना, निकल जान दो इनको। आप सुनना, जब किसी बंदूक या राइफल से गोली दागने पर, तो जब हम बंदूक या राइफल से गोली दागेंगे तो गोली दागने पर बंदूक का जो पीछे की ओर झटका लगता है, तो वो झटका क्या कहलाता है? प्रतिघाती वेग कहलाता है। तो कोई बंदूक, आप कैसे लिखोगे? कोई बंदूक, इस प्रकार से आपने देखी होगी बंदूक, ऐसी रहती है ना, आजकल कट्टे वट्टे बनने लगे हैं, नॉर्मली ऐसे, ठीक है, ऐसे पकड़ लेते हैं और यहां पर वो लगा रहता है ट्रिगर दबाने का, और यहां से गोली निकलती है, ऐसे यही रहेगा, हाँ ऐसा ही शेप रहता है बंदूक का। बहुत दिनों से मैंने पकड़ी नहीं है। चलो आप ध्यान से सुनना, तो ये बंदूक है, तो बंदूक में हम डाल देते हैं गोली, ये गोली है। तो अब पेपर में क्वेश्चन आता है, बंदूक से गोली चलाते हैं, राइफल से गोली चलाते हैं, तो पीछे की ओर जो झटका लगता है उसे ही हम प्रतिघाती वेग कहते हैं। ध्यान से सुनना, और प्रतिघाती वेग को भी किससे दर्शाया जाता है? v से दर्शाया जाता है, v से। तो v बराबर m v बटे में m, ये इसका फॉर्मूला है, m v बटे में m, ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला। आगे न्यूमेरिकल में काम में आएगा। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। बंदूक से गोली चली, तो ये क्या है? कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान किससे दर्शाया जाता है? स्मॉल m से दर्शाया जाता है। गोली का कुछ ना कुछ वेग होगा, तो वो वेग, और द्रव्यमान बंदूक का, बंदूक का भी तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो बंदूक के द्रव्यमान को किससे दर्शाया जाता है? कैपिटल M से दर्शाया जाता है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम में आएगा। क्वेश्चन आएगा, एक राइफल से गोली दागी, इतनी स्पीड से वो गोली निकली, इतना गोली का द्रव्यमान था, बताइए उसका प्रतिघाती वेग कितना है? बंदूक का द्रव्यमान दे देगा, सब चीज वो दे के रखेगा, बस आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप लगा दोगे। तो किसी राइफल से गोली दागने पर जब पीछे की ओर झटका लगता है, उसी झटके को हम प्रतिघाती वेग कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलिए, सभी को हो गया? ठीक 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 है। चित्र बहुत गजब का है। अरे मैं बचपन से एम.एफ. हुसैन को फॉलो करता आ रहा हूँ, तो चित्र वित्र तो बिल्कुल शानदार बनते हैं, ठीक है। तो आज सुनना है, यहाँ ध्यान देना, क्या इतना क्लियर हुआ? प्रतिघाती वेग। एक आपसे पूछ लेता है, आवेग क्या होता है? तो थोड़े समय के लिए जब किसी वस्तु पर बल लगता है उसे आवेश कहते हैं, आई से दर्शाते हैं, इम्पल्स या जे। आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में वो आपको मैं बताऊंगा। तो क्या आपको ये दोनों चीजें क्लियर हुई? चाल और वेग, चाल और वेग दोनों क्लियर हुए? जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। हमने चाल देखा, वेग देखा, दोनों का एसआई यूनिट देखा। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। वेग भी कंप्लीट हो गया, वेगों के अलग अलग प्रकार हमने देख लिए। पलायन वेग क्या होता है, कक्षीय वेग क्या होता है, प्रतिघाती वेग क्या होता है, पलायन वेग और कक्षीय वेग में कौन ज्यादा होता है, ये भी हम देख चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, एक स्टेप अब हम आगे जाने वाले हैं। अब आपसे वो पूछेगा कि भाई ये त्वरण क्या होता है? त्वरण, वेग तो आपने देख लिया, अब आपसे वो पूछ लेगा त्वरण। क्या पूछेगा वो आपसे? त्वरण पूछेगा। ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन बोला जाता है। इसे किससे दर्शाते हैं? इसे ए से दर्शाया जाता है, ए से दर्शाया जाता है। त्वरण क्या होता है? त्वरण, ठीक है। तो अब सुनना, त्वरण क्या होता है? जो आपने वेग है ना, वेग एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी है। मान लो मैं बाइक लेके जा रहा हूं, बढ़िया सटासट साफ रोड डली हुई है, मैं तेजी से जा रहा हूं गाड़ी चलाते हुए, तो मैं मस्त चलाते जाऊंगा एक निश्चित वेग से 60 की स्पीड में। लेकिन पता चला आगे गड्ढा है, मैंने वहीं रोक ली,
ट्रैफिक लाइट पर रुक गई, फिर स्लो हो गई, फिर तेज हो गई, तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अब यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए समझना, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। वेग हम सभी को पता है, वेग को किस में मापते हैं, मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहां पर 1 सेकंड और बढ़ गया। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 2 बार एस आ रहा है, तो हम बोल देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये सेकंड नीचे अगर डंडा हटा देंगे तो माइनस लग जाएगा, इसी को और करके भी लिख सकता हूं मैं, और में क्या कर सकते हैं हम, मीटर डंडा हटा दो, डंडा हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड माइनस ये, तो इतना आप बता पाओगे ऐसे, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट अब आप तुरंत बता पाओगे। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अब त्वरण से ही क्या पता लगता है, अब ध्यान से सुनना, अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, अगर आप समझना, हाँ बहुत बढ़िया, श्रीन जी ने तो विमीय सूत्र भी बता दिया है, विमीय सूत्र निकालना मैंने सिखाया था। अब यहां पर आप सभी को पता है कि भाई m मतलब द्रव्यमान आ जाएगा, तो द्रव्यमान कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है m, और यहां पर आपका mlt के रूप में लिखते हैं अपन mlt, और समय कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और वो भी माइनस में आ रहा है, तो बिल्कुल सही लिखा है श्रीन जी ने, ठीक है। चलिए l 0 हो जाएगा। अब यहां आगे बढ़ने वाले हैं, तो हमने ये देख लिया वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो हमें उसकी गति के बारे में पता थोड़ी चलेगा, गति में परिवर्तन का हमें पता किससे चलता है, त्वरण से चलता है। तो याद रखना, जब गति में बार बार वेग में परिवर्तन होगा तब हम बता पाएंगे कि वस्तु गति कर रही है या नहीं कर रही है। तो वस्तु की गति के बारे में, गति का पता त्वरण से ही लगाया जाता है, त्वरण से ही लगाया जाता है, त्वरण से ही लगाया जाता है। तो अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें जितने झटके लग रहे हैं, बार बार परिवर्तित हो रही है, तो हम बोलेंगे वो गति कर रही है। पेपर में क्वेश्चन आता है वस्तु की गति का पता वेग से लगेगा, त्वरण से लगेगा, संवेग से लगेगा, तो आप बता देना त्वरण से वस्तु की गति का पता लगाया जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब त्वरण क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। अब यहीं पर आपने एक शब्द सुना होगा, गुरुत्वीय त्वरण। वैसे अभी हमने गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण देखा नहीं है डिटेल में, अभी उसे देखेंगे हम बाद में जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो आपने सुना होगा स्मॉल जी बराबर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जब पृथ्वी के द्वारा किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है तो लगातार पिंड के वेग में परिवर्तन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से, 9.8 बार बार। तो वो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण होता है, इसीलिए उसको ए नाम ना देकर उसे नाम दे देते हैं जी। तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसे गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जाना जाता है। इतना आप सभी को याद रखना है। त्वरण और वेग में अंतर, वेग क्या होता है निश्चित दिशा में, लेकिन निश्चित दिशा में लगातार वेग में परिवर्तन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, त्वरण। तो ये त्वरण भी कैसी राशि होती है, तो आप बोलोगे सर ये भी सदिश राशि है। त्वरण भी कैसी राशि है, सदिश राशि होती है, क्योंकि जब वेग सदिश है तो त्वरण तो सदिश होगा ही होगा। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण। तो इतना क्लियर हुआ। यहां से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो बहुत बढ़िया। चलिए राखी जी, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया, डेल्टा वी डेल्टा टी श्रीन ए बराबर, बहुत बढ़िया, ठीक है। वेग में परिवर्तन, डेल्टा मतलब चेंजेस, परिवर्तन। तो इतना क्लियर हुआ। मैं आगे बढ़ने वाला हूं। वेग हमने देख लिया, त्वरण देख लिया, चाल देख लिया, गति देख ली हमने, विस्थापन देख लिया, दूरी देख ली। अब हम बात करने वाले हैं संवेग की। किसकी बात करने वाले हैं, संवेग की। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं। इतना इसी में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब आप आराम से इसको बता
दोगे। तो त्वरण भी क्लियर हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं संवेग। अब पेपर में आपसे पूछा जाएगा संवेग। संवेग बोले तो मोमेंटम, इसे पी से दर्शाया जाता है। संवेग बोले तो मोमेंटम बोलते हैं इंग्लिश में, इसे किससे दर्शाया जाता है? पी से दर्शाया जाता है। तो ये आखिर ये सर संवेग क्या होता है? हम बार बार देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं संवेग के ऊपर। ये सब मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, इनके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको गति वाले चैप्टर के। तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैंने अभी बल के करा दिए, इन सभी के कराऊंगा, तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। अब संवेग क्या होता है जल्दी से बताओ। हाँ, वेग में परिवर्तन की दर को तो त्वरण बोलते हैं, अभी हाल तो बताया पूजा जी। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। संवेग को पी से दर्शाया जाता है। और संवेग क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, संवेग कहते हैं। याद रखना, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि P बराबर, P मतलब संवेग, और द्रव्यमान बोले तो m इंटू वी, m इंटू वी। इस प्रकार हम बोल सकते हैं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे? संवेग बोल देंगे, ठीक है। क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ में संवेग को हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, ऐसा न्यूटन ने सेकंड नियम में बोला है। तो क्या बोल दिया, ये क्यों बोल दिया, क्या होता है, हर चीज न्यूटन के लॉ में हम जानेंगे। तो यहां पर याद रखना, इसका एसआई यूनिट भी पेपर में पूछ लेता है। एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट तो आप सभी को पता है, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? किलोग्राम में मापा जाता है, और वेग को मीटर पर सेकंड में। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ही क्या होता है? संवेग। तो आपसे पूछा जाए संवेग कितना है? ABCD 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और 4 वॉट। तो आप क्या लगाओगे? आपको पीछे का ऐसा यूनिट पता होगी, तब आप सही आंसर लगा पाओगे, वरना आप गलत कर दोगे। तो इतना उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। सी मतलब आप ध्यान से सुन रहे हो। तो ये देखो एसआई यूनिट इसकी ये हो जाएगी संवेग। अब ध्यान से सुनना, जो संवेग है द्रव्यमान और वेग के समानुपाती होता है। मतलब जो संवेग है P समानुपाती होता है द्रव्यमान और वेग के। तो ऐसा क्या है, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो याद रखना संवेग भी बढ़ेगा, और अगर वेग बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा। मतलब अभी मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, अभी बस मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर है, रखी हुई है, उसको हमें धक्का देना है। तो जब धक्का देना है तो उसका द्रव्यमान ज्यादा, उसमें दम लगाएंगे ज्यादा लगेगी, लेकिन जैसे ही वो चलने लगेगी तो वेग बढ़ जाएगा और उसका वजन हमें कम लगने लगेगा। तो याद रखना, द्रव्यमान और वेग में आगे आपको बताऊंगा न्यूटन के सेकंड नियम में। तो आपको इतना याद रखना है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है, और इसका एसआई मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया? क्या सभी को इतना क्लियर हो गया? अब हम चलने वाले हैं न्यूटन की गति के नियम पर। तो जल्दी से आप इन सबको देख लीजिए, फिर हम चलेंगे न्यूटन की गति के नियम। हमने वेग देख लिया, संवेग देख लिया, प्रतिघाती वेग देख लिया, पलायन वेग देख लिया, बहुत सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलें आगे, जल्दी बताइए, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। बढ़िया। हमने क्या क्या देख लिया एक बार बता देता हूं मैं आपको। ये देखो, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। चाल देख ली, वेग देख लिया हमने, पलायन वेग ये सब देख लिया, त्वरण देख लिया, संवेग देख लिया।
अब हम गति से संबंधित न्यूटन के लॉज देखेंगे, उसके बाद गति के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम किस पे आएंगे, दाव पर आएंगे। तो एक एक चीज हम बिल्कुल क्लियरिटी से देखते चल रहे हैं ताकि आपके पेपर में कोई दिक्कत ना आए। तो अब हम बात करने वाले हैं न्यूटन के गति के नियम। चलिए अब हम बात करेंगे न्यूटन के गति के नियम की। या फिर हम बात कर लेते हैं गति के नियम। गति के नियम जल्दी से बताइए, गति के नियम किसने दिए हैं? गति के नियम किसने दिए हैं? देखते हैं कौन सबसे पहले इस कठिन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएगा। गति के नियम किसने दिए हैं? तो आप तुरंत बोल दोगे सर बच्चा बच्चा जानता है गति के नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिए हैं। सर आइजैक न्यूटन ने दिए हैं, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियम दिए। लेकिन पेपर में क्वेश्चन आएगा गति के समीकरण किसने दिए हैं? गति के समीकरण किसने दिए? पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, गति के समीकरण किसने दिए हैं? बताओ जल्दी से। अच्छा न्यूटन, बहुत बढ़िया। पूजा जी का बहुत राइट आंसर आया है, गैलीलियो ने। गति का समीकरण किसने दिए? गैलीलियो ने। तो समीकरण से क्वेश्चंस बनते हैं तो हम सारे समीकरण को पढ़ेंगे, तीनों के तीनों समीकरण पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। आप सुनना, जिन्होंने भी आंसर दिए बिल्कुल राइट आंसर दिए, गैलीलियो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो अब सुनना, सर आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? जल्दी बताइए। तो आप बोलोगे सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। 3 नियम दिए हैं। 3 नियम दिए, बहुत बढ़िया। ये भी सबने सही आंसर बताया है। चलिए तो यहां पर हम देखने वाले हैं ये 3 नियम। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो प्रथम नियम, प्रथम नियम जो आपका प्रथम नियम है गैलीलियो, ध्यान से सुनना, किसका? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है। तो ये न्यूटन के देने से पहले ही गैलीलियो ने दे दिया था, इसीलिए न्यूटन के पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताइए गैलीलियो का नियम गति के कौन से नियम को कहा जाता है? फर्स्ट लॉ। बहुत बढ़िया, इसी को गैलीलियो का नियम कहते हैं। श्रीन जी बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग सही आंसर दे रहे हो। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को गैलीलियो का नियम कहते हैं। अब सर आखिर फर्स्ट लॉ है क्या? तो इसी को बोला जाता है जड़त्व का नियम। क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जड़त्व का नियम बोला जाता है इसे लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का नियम भी कहा जाता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो आप सभी लोगों को आना जरूरी है। आप कौन सा नियम आएगा? तो दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम कौन सा आ जाएगा? दूसरा नियम। दूसरा नियम हम बोल देंगे संवेग का नियम। क्या आ जाएगा? दूसरा नियम आ जाएगा आपका संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग का नियम। ये हमें क्या करेगा? क्या सारी चीजें हम देखेंगे। तो लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग का नियम। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम बिल्कुल मैं शांति से बता रहा हूं। तीसरा नियम आपको बिल्कुल एक एक इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनना। तीसरा नियम कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा नियम आप सभी को पता है, क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन। अभी हम इन सबको पढ़ेंगे। क्रिया की प्रतिक्रिया, बहुत बढ़िया। बेबी खातून जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनना, ये तीसरा नियम क्या हो जाएगा? तो आप बोल दोगे सर क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम। तो आप बोलोगे सर एक्शन का रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन।
ठीक है। क्रिया की प्रतिक्रिया, अब आपको तीनों के याद रखने, इतना तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि प्रथम नियम जड़त्व का नियम होता है, दूसरा नियम संवेग का नियम होता है और तीसरा नियम क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम होता है। और पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इतना देख लिया। अब मैं थोड़ा इसको ऊपर खिसका देता हूं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं आप ध्यान से सुनना, जो प्रथम नियम होता है ये क्या बताता है? प्रथम नियम बताता है बल की परिभाषा। ये भी पूछता है, ये क्या बताता है? बल की परिभाषा बताता है। पेपर में क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, बल की परिभाषा कौन सा नियम बताता है? तो आप सभी लोग तुरंत बता दोगे कि सर बल की परिभाषा बताने का काम पहला लॉ करेगा। और बल की परिभाषा क्या है कि भाई बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे, या फिर जो किसी के आकार को बदल दे, आकृति को बदल दे। इन सभी चीजों में परिवर्तन जब वो करता है तो वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो अभी हम देखेंगे आखिर ये प्रथम नियम बल की परिभाषा कैसे बता रहा है। सर थोड़ा समझाओ तो। अरे रुको ना, अभी हम पूरा समझेंगे, पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहा हूं, फिर हम समझेंगे। दूसरा नियम क्या बताएगा? दूसरा नियम बताएगा कितना बल लग रहा है, मतलब बल का परिमाण बताएगा। परिभाषा तो पहले ने बता दी, अब दूसरा बल का परिमाण बताएगा। परिमाण, परिमाण मतलब कितना बल लग रहा है। बल की मात्रा बताएगा, बल की मात्रा बताएगा, आखिर कितना बल लग रहा है। ठीक है, परिमाण भी जरूरी है, ध्यान से सुनना। बल एक सदिश राशि है, क्योंकि आप किसी चीज पर बल लगाते हो तो एक दिशा में लगाते हो, तो उसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। ऐसा नहीं है कि बल कहीं भी लग रहा है, एक दिशा होती है, तो उस दिशा के अनुसार क्या आ जाएगा? बल एक सदिश राशि है, तो बल की मात्रा बताएगा। हमने देखा बल की परिभाषा पता चल गई, बल की मात्रा, आखिर बल लग किस दिशा में रहा है? तो न्यूटन का तीसरा नियम बताता है बल की दिशा। क्या बताता है ये? बल की दिशा बताता है कि आखिर बल किस दिशा में लग रहा है, तभी तो प्रतिक्रिया उसके विपरीत दिशा में होगी। तो उम्मीद है आपको ये तीनों चीजें पता लग गई होंगी। इतना क्लियर हुआ सभी को? तीसरा दिशा बताता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो इतना आप सभी को क्लियर हो गया। अब हम एक एक नियम को उठाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उठाएंगे फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। ठीक है, बाद में आप इन सब की मैं इसकी पीडीएफ, एक तो इसकी पीडीएफ बना लेता हूं मैं, पेन ड्राइव में रहती है, वो पेन ड्राइव से उसमें डालना है आपके ग्रुप में। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम प्रथम नियम पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ओके। दिशा दिशा दिशा, सभी ने आंसर दे दिया। अब देखो पहला नियम कौन सा है? जड़त्व का नियम है, इसी को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम, प्रथम नियम में यहां लिख देता हूं, प्रथम नियम, प्रथम नियम। आगे चल के इनसे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ध्यान रखना, न्यूमेरिकल। प्रथम नियम कौन सा जाएगा आपका? जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप जब से बार बार जड़त्व 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 करे जा रहे हो, आखिर ये जड़त्व क्या होता है? ये जड़त्व आखिर होता क्या है? इनर्शिया होता क्या है? जड़त्व को थोड़ा सा और अच्छा लिख देता हूं मैं, मोटा कर देता हूं। ठीक है, जड़त्व आखिर होता क्या है, इनर्शिया क्या होता है? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा। चलिए, इतना क्लियर हुआ? हाँ, ऑफलाइन डाल देंगे, आपके ग्रुप में डाल देंगे, तो आप आराम से ले लेना, आज पूरे डाल देंगे। अब सुनना, जड़त्व क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है, जड़त्व का मतलब होता है किसी भी वस्तु का वह अंतर्निहित गुण। सुनना मेरी बात ध्यान से, बढ़िया आराम से। किसी भी वस्तु का वह अंतर्निहित गुण जो कि उसकी वस्तु की स्थिति का विरोध करता है, मतलब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। तो किसी भी वस्तु का वह अंतर्निहित गुण जो उस वस्तु की स्थिति के परिवर्तन में विरोध करता है या अवरोध पैदा करता है। तो आप ध्यान से सुनना, जड़त्व क्या है? वह अंतर्निहित गुण जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, वस्तु की स्थिति में, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध,
वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जड़त्व क्या आ जाएगा, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का जो विरोध करता है वो जड़त्व होता है। अब वस्तु की स्थिति कितनी हो सकती है, यहां पर आपने बोला कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, ठीक है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है वो जड़त्व कहलाता है। अब स्थिति कितनी हो सकती है वस्तु की, जल्दी से बताइए सभी लोग। हाँ, स्थिति में परिवर्तन का विरोध, बहुत बढ़िया श्रीन जी। जो बल की दिशा में परिवर्तन ला दे, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से अब इसका आंसर दो। एक ही स्थान पर वस्तु का रहना, बहुत बढ़िया देवेंद्र जी। अब जल्दी से इसको बताओ मुझे, स्थिति कितनी हो सकती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया श्रीन जी का आंसर आ गया। स्थिति दो प्रकार की हो सकती है भाई। स्थिति कितने प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की। या तो वस्तु रुकी हुई है, तो रुकी हुई वस्तु को हम क्या बोलेंगे कि भैया वो विराम अवस्था में है, तो हम बोल देंगे विराम का जड़त्व। रुकी हुई है तो हम क्या बोल देंगे, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। और अगर वो चल रही है तो हम बोलेंगे गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। तो याद रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसीलिए बताया था, हम किसी भी वस्तु की गति के द्वारा या वेग के द्वारा वस्तु की चाल का पता नहीं लगा सकते कि उसमें कितनी चाल से चल रही है, क्या हो रही। हम वेग में परिवर्तन के द्वारा बता पाएंगे कि वस्तु गति कर रही है या नहीं, क्योंकि हिलना डुलना जरूरी है हल्का सा। तो विराम का जड़त्व होता है और एक गति का जड़त्व होता है। अब यही पेपर में आपसे पूछ लेता है कि आखिर ये विराम का जड़त्व क्या होता है। सबसे पहले आपने देखा जड़त्व किसी वस्तु का अंतर्निहित गुण है। तो सर आप सीधी भाषा में समझाइए जिससे हमें समझ में आए। तो जड़त्व मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जड़ बुद्धि होते हैं। जड़ मतलब बैठिए तो बैठिए, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। या आपने देखा होगा जब आपके नंबर कम आए होंगे सरकारी स्कूल में, अगर आपने पढ़ाई की होगी या कोई से भी स्कूल में कम नंबर आए तो स्कूल वाले पापा को बुलाते थे मार्कशीट देने। अब पिताजी जब वापस लेकर जाते थे तो कूटना चालू करते थे स्कूल से ही। तो स्कूल में जैसे ही उनने दो चार गुट्टे मारे, आप क्या करते थे, खम्मा पकड़ के खड़े हो गए। आप आगे बढ़ने नहीं चाहते, आपको पता है कि घर ले गए तो मारेंगे बहुत बुरी तरह, और आपका हाथ पकड़ के बाल पकड़ के घसीट रहे हैं पिताजी। आप जमीन पे बिल्कुल डटे हुए हो लेकिन फिर भी घसीट रहे हैं। आप रुकना चाहते हो लेकिन पिताजी जबरदस्ती दम लगा रहे हैं, तो आपकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं वो। तो याद रखना, जड़ मतलब रुका हुआ रहना चाहता है। तो विराम का जड़त्व मतलब कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहेगी। अगर मान लो ये पेन मेरे हाथ में ऐसा रुका है तो ये रुका रहेगा जिंदगी भर तक, जब तक कि उस पर बल ना लगाऊं, मैं ऐसे हिलाऊं डुलाऊं नहीं। तो अगर ये पंखा रुका हुआ है तो जिंदगी भर रुका हुआ रहेगा जब तक कि इस पर बिजली दम ना लगाए आके, बल ना लगाए आके। तो हर एक चीज रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहेगी। ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा, लड़कियों के साथ ऐसा नहीं हुआ, श्रीन जी बोल रहे हैं ऐसा कभी लड़कियों के साथ नहीं होता। लड़कियों में तो कुछ नहीं, अच्छे नंबर ही आते हैं उनके, तो वो पढ़ने लिखने में बढ़िया है। ये लड़कों के साथ होती है स्थिति के घसीटना। लड़कियों में तो एक दिया आंसू आ गए इतने में पापा बोलेंगे चल घर, तो तुरंत घर चली जाएंगी दौड़ते हुए। लेकिन लड़का तो लड़का है, वो उसे मतलब ही नहीं है पढ़ाई लिखाई से, मस्त क्रिकेट खेलेगा, सब काम करेगा। तो लड़कियों के साथ बहुत कम ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, लड़कों को लड़कियों को नहीं मारते, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, नहीं मारते। तो आप देवेंद्र जी ऐसा तो नहीं है कि अगले जन्म में बिटिया ही कीजो, ऐसा मत सोचना, ठीक है। आप लड़के हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो विराम का जड़त्व क्या होता है, तो अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो अगर विराम का जड़त्व मतलब वस्तु अगर रुकी है तो वह रुकी रहना ही चाहेगी। वस्तु अगर रुकी हुई है तो वह हमेशा रुका रहना ही चाहेगी, हमेशा रुका रहना ही चाहेगी जब तक कि उस पर क्या है, बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो सर इसका एक आध एग्जांपल बताइए। तो आपने देखा होगा चलती बस, जब बस चलती है, या फिर अपन विराम देख रहे हैं, रुकी हुई बस के अचानक चलने पर, रुकी हुई बस के अचानक चलने पर,
अचानक चलने पर क्या होता है? अचानक चलने पर क्या होगा? रुकी हुई, अगर बस रुकी हुई है और अचानक चल दी तो क्या होगा? जल्दी बताओ जल्दी। हाँ, आप ध्यान देना, अगर रुकी हुई बस अचानक चल दी तो अब आप बोलोगे सर जब रुकी हुई बस अचानक चलती तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। एकदम रुकी है बस और अचानक चल दी तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। क्यों? क्योंकि बस रुकी है, आप उसमें खड़े हुए हो, आपका पूरा शरीर रुका है, लेकिन बस अचानक से चलना चालू कर दे तो आपके जो पैर हैं वो बस के संपर्क में है, वो उसके साथ चलेंगे, लेकिन आपका ऊपरी हिस्सा जो है वो नहीं चलना चाहेगा, वो रुका रहना चाहेगा, तो पीछे की ओर झटका लगता है। तो वो कौन सा जड़त्व है? विराम का जड़त्व। रुकी हुई बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर झुकना, पीछे की ओर झुकना, ये क्या आ जाएगा? आपका विराम का जड़त्व आ जाएगा। दूसरा आपने देखा होगा पेड़ को हिलाने पर, पेड़ को हिलाने पर, अगर कोई पेड़ है तो पेड़ को हिलाने पर फल का नीचे गिरना, पेड़ को हिलाने पर फल का नीचे गिरना। तो पेड़ को आप हिलाते हो तो पूरा पेड़ हिलता है लेकिन पका हुआ फल नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो रुका रहना चाहता है, तो वो हिलेगा नहीं और नीचे गिर जाएगा। पेड़ को आप हिलाते रहो। या आपने देखा होगा कभी कभी मम्मी आती हैं आपके रूम पर, रूम देखती हैं यार कितना गंदा कर रखा है, तो वो रूम कंबल वगैरह ऊपर ले जाती हैं और छोटे भाई से बोलती हैं इसको पीटो डंडे से, तो कंबल को डंडे से पीटते हैं तो धूल के कण नीचे गिर जाते। क्यों? कंबल को आपने मारा तो कण वहीं रुका रहना चाहते हैं, कंबल पीछे गया, कण नीचे गिर गए। तो कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का नीचे गिरना भी क्या है? विराम का जड़त्व में आ जाएगा। या आपने देखा होगा कैरम बोर्ड खेला है सबने? कैरम किस किस ने खेला है? सभी ने खेला होगा अधिकतर तो। हाँ, बस गति कर रही, बहुत बढ़िया बेबी जी, ठीक है, फल का नीचे गिरना। अब मुझे बताओ कैरम खेला है? तो कैरम में आपने देखा होगा जब एकदम शुरुआत में हम ऐसे लंबी लंबी गोटियां रखते हैं, नीचे रानी रखी है तो हम शॉट मारते हैं रानी में, तो रानी अकेली निकलती है, बाकी सारी गोटियां वहीं के वहीं गिर जाती हैं। या आपने देखा होगा मेले वगैरह में एक लड़का खेल दिखाता है, यहाँ गिलास नहीं है, नहीं मैं खेल दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर गिलास रखेंगे, गिलास के ऊपर कार्ड रखा, सिक्का रखा, तो हम कार्ड पर जोर से मारेंगे, सिक्का गिलास में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि सिक्का अपनी जगह पर रुका रहना चाहता है, बाकी गोटियां रुकी रहना चाहती हैं, जिस पर बल लगेगा वो आगे गति कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, सभी ने खेला है। आप ध्यान से सुनना, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? क्लास में सारी आपके 8 से लेकर 8, 9, 10, 6, 7 सारी एनसीईआरटी कवर हो जाएंगी, जो जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप उसकी दिक्कत मत लेना। अगर आपको पढ़ना है तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, बाकी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बस क्वेश्चन आंसर लगाना है आपको। ठीक है, तो आपका इतना क्लियर हो गया कि भाई कोई भी चीज रुकी हुई है उस पर हम बल लगाएंगे तो क्या होगा? वो आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर जब बल नहीं लगाएंगे तो वो रुकी रहना चाहेगी, इसी को हम विराम का जड़त्व कहते हैं। अब ये गति का जड़त्व क्या होता है? गति का जड़त्व क्या होता है? तो आप बोलोगे अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो हमेशा चलती रहेगी जब तक कि उसे रोका ना जाए या उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। पृथ्वी घूम रही है, हमेशा घूमती रहेगी, ये उसका गुण है, कोई धक्का थोड़ी दे रहा है, अपने आप घूम रही है। जब तक कि उस पर कोई बल ना लगा दे, राहु केतु जाके ऐसे ना कर दें, तब तक वो अपनी जगह पर चलती रहेगी। तो गति का जड़त्व मतलब कोई वस्तु अगर चल रही है तो वो हमेशा चलती रहना चाहेगी। कोई वस्तु अगर चल रही है, कोई वस्तु अगर चल रही है तो वह हमेशा चलती रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, बॉल आप देखते हो, आप धड़का देते हो तो धड़कती हुई बॉल रुक जाती, क्योंकि आपका घर्षण बल काम कर रहा है वहां पर। ठीक है, उसको रोकने का काम कर रहा है। ठीक, हाँ सर, जैसे पटला पर रोटी का बेलन, देखो पटरे पर अगर अपन रोटी का बेलन अगर बेलते हैं तो वहां पर ये नियम काम नहीं करेगा, वहां क्रिया की प्रतिक्रिया, या फिर आप बोलोगे विराम का जड़ तो काम नहीं करेगा।
अब वो तो आटा है, अगर आप लगा सकते हो ऐसा, रुका है तो रुका ही रहेगा जब तक बल नहीं, सब चीजों पर अप्लाई होगा वो, ध्यान सुनना। जहां भी जो भी चीजें, जहां भी बल लगाया जाएगा वहां पर ही काम होगा। अगर आप बल नहीं लगाएंगे तो आटा भी रखा रहेगा, रोटी भी रखी रहेगी, मुंह तक पहुंचेगी नहीं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ऐसा। लेकिन गति का जड़त्व में नॉर्मली वो क्या पूछेगा कि कोई वस्तु अगर चल रही है तो वो हमेशा चलती रहना चाहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। एग्जाम्पल जैसे अब आपने देखा होगा जब भी कोई बस वगैरह में खड़ा रहता है, एक्शन में बहुत सारे लोग नए नए आते हैं इंदौर, तो हेडफोन लगा के बढ़िया बस में खड़े हैं, से आई बस में। तो अब वहां पर मान लो कोई दादी बैठी हो, लड़की बैठी हुई हो, उनकी पोती को लेकर जा रही है कहीं पर घुमाने नातिन मातिन को। अब लड़का वहीं खड़ा है, एक्शन में लड़की को देख रहा है, लड़की ने भी देख लिया, तो दादी समझ जाती है कुछ ना कुछ गलत बात चल रही है यहाँ पर। तो दादी सोचती है जल्दी से अपनी जगह पर पहुंच जाएं, झंझट छूटे इससे। अब जैसे ही चल रही है बस बढ़िया, वो लड़का फोन ईयरफोन लगा के ऐसे टिक के खड़ा हुआ, उसने नहीं पकड़ा, एक्शन में और देखे जा रहा है। अब जैसे ही एकदम से आगे ब्रेक लगा तो लड़का जाके दादी की गोद में खटाक से गिरेगा। अब लड़का दादी की गोद में गिरा तो दादी देना चालू करेंगी, क्या आप बगल में ही आके बैठेगा उसके? तो याद रखना, अब दादी को आप समझाओगे नहीं दादी ये तो गति का जड़त्व है जिसके कारण बस रुकी, और मेरे पैर बस के साथ में रुके लेकिन मेरा ऊपरी हिस्सा तो चलना चाहता है, तो वो आपके पास आके गिर गया। अरे और मारेंगी, वो बोलेंगी मुझे सिखाएगा। लड़की समझ जाएगी कि लड़का पढ़ने वाला है, तो वो आराम से बोल देगी आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, आप जीएस सीनियर्स अकेडमी में पढ़ते हो क्या, नंबर ले लेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान देना, तो मेन चीज ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि भाई आप अगर किसी बस में बैठे हो, बस चल रही है और अचानक से रुके, तो रुकने के साथ आपके पैर एकदम से रुक जाएंगे लेकिन ऊपरी हिस्सा चलते रहना चाहेगा, तो आप आगे की ओर गिरोगे। चलती बस के अचानक रुकने पर, चलती बस के अचानक रुकने पर, चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर, यात्री का आगे की ओर झुकना, आगे की ओर झुकना, ये किस में आ जाएगा? तो गति का जड़त्व आ जाएगा, ध्यान से सुनना। या फिर आपने देखा होगा चलती हुई बस से या ट्रेन से कोई उतरता है, बस चल रही है और उतर गया तो वो आगे की ओर गिर जाता है, आगे की ओर दौड़ने लगता है, तो गति के साथ साथ क्या होगा, आगे की ओर वो बढ़ने लग जाता है। तो आपसे अगर पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए चलती चीज से उतरने पर या चलती चीज से कहां झटका लगेगा आगे पीछे, तो अब आप बता पाओगे, ठीक है। बच्चों वाली कार में चाबी भर देते हैं तो वो किसका एग्जांपल? देखो वो अब अपन आगे देखेंगे, वो हम काइनेटिक एनर्जी में पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में हम देखेंगे, वो इसमें नहीं आएगा। वो गतिज और स्थितिज ऊर्जा में आएगा। हम देखेंगे कि भैया गतिज ऊर्जा किस प्रकार काम करेगी, अगर हम चाबी भर देंगे वो स्थिति में आ गई, स्थितिज ऊर्जा के कारण वो गति में बदल जाएगी, वो अलग एग्जाम्पल में आ जाएगा, वो पेपर में इसमें नहीं पूछेगा, वो आपसे कार्य ऊर्जा और शक्ति वाले चैप्टर में पूछेगा, वो मैं इसके बाद वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आप सुनना, क्या इतना क्लियर हो गया? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप बता पाओगे क्या न्यूटन के फर्स्ट लॉ का? जल्दी बताइए, अभी तक जो पढ़ाया है उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग बता पाओगे या नहीं? जल्दी से बताओ, जितने लोग देख रहे हैं यस और नो में जल्दी आंसर दो, फिर मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं आप लोगों से। आगे बढ़ने वाले हैं, जल्दी बताइए। यस 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 यस। तो अब तैयार हैं आप सभी लोग, तो आंसर दीजिए। अगर एक लड़का है, बढ़िया नई गाड़ी खरीदी है उसने देखा कि यार मेरे सारे दोस्त बढ़िया क्या करते हैं, हम घूमने जाते थे, गाड़ी नहीं थी हमारे पास में, तो वो बढ़िया उस पर बिठाता था लड़की को और तेजी से गाड़ी चलाता था और ब्रेक लगाता था, तो लड़की आगे उसको पकड़ लेती थी। अब इसने नई R15 खरीदी, अब एकदम गाड़ी रुकी हुई है, पीछे लड़की बैठी और एकदम इसने रेस दे दी, तो अब क्या होगा बताओ? लड़की वहीं बैठी रहेगी, पीछे की ओर झुकेगी, आगे की ओर झुकेगी, या लड़की गाड़ी पर दिखेगी नहीं? जल्दी से आंसर दो जितने लोग देख रहे हैं। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे, इसके बाद समाप्ति करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विराम का जड़त्व, मतलब गाड़ी चल रही है तो लड़की एकदम से क्या होगा, वो तेज गाड़ी चलाएगा, लड़की की जो
पैर हैं वो गाड़ी के टच में है तो वो गति करेंगे, लेकिन ऊपर का शरीर रुका रहना चाहेगा। लड़की गुलाट खा के पीछे की ओर गिर जाएगी और लड़का अकेला गाड़ी लेके निकल जाएगा। तो अब ध्यान से सुनना, इसी को कौन सा जड़त्व बोलेंगे? विराम का जड़त्व कहेंगे। तो इतनी सारी चीजें हमने देखी। तो अब ध्यान से सुनना, आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ लिए गति के नियम, पढ़ लिए सारे के सारे। संवेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, और गति और वेग में डिफरेंस देख लिया। इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इसके बाद वाली चीजों को हम कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ चलिए, तो अब बताओ जल्दी से, किसी को अगर कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या है तो बताओ जल्दी से। इसका पीडीएफ में बना देता हूं। आप में से किसी को कोई दिक्कत है क्या? अभी हाल बना दूंगा आराम से। हाँ अभी मैं सारी पीडीएफ डाल देता हूं, ठीक है। नीलम राठौर जी केमिस्ट्री भी कराएंगे, लाइन से चल रहा है, और बायोलॉजी। अगर आपको ऑलरेडी जो मैंने क्लासेस बना दी हैं, आप उन क्लासेस को देख लीजिए। तब तक बायोलॉजी सेक्शन अलग से बना रखा है और आपका केमिस्ट्री वाला सेक्शन अलग से बना रखा है। उन वीडियोस को आप देखना चालू कर दो, इसी में मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। उसी में हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, चीजें वही रहेंगी। डीपीपी एमसीक्यू पुराने टॉपिक के, ठीक है। हाँ अभी मैं इसमें से निकाल के पूरी पीडीएफ आपको डाल देती हैं, ठीक है। चलिए टाइम भी बढ़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा गले में दिक्कत है, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सर ये कहाँ देखेंगे? सब यहीं दिख जाएगा आपको एप्लीकेशन में।